हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल जो पिछला वीडियो हमने आप लोगों को दिया था उसमें हमने बात कर ली थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तक, ठीक है ना। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तक बात कर ली थी और उसमें जो उसके लक्षण थे यानी कि विशेषताएं और जो उसके अनुप्रयोग थे हमने वो भी कल पढ़ लिए थे। इसके बाद में हमने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था और उस एग्ज़ाम्पल को हमने आपको बता दिया था। आज हम बात करते हैं कि हमारे पास जैसे दूसरा एग्ज़ाम्पल है। दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या है? प्रश्न है हमारे पास कि जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर में से जिंक H2SO4 में से H2 को विस्थापित करता है, विस्थापित करता है, लेकिन कॉपर नहीं। क्यों? सही है। हमारे पास प्रश्न है कि जिंक और कॉपर में से जो जिंक है वो H2SO4 में से यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल हम इसे बोल सकते हैं, H2SO4 में से H2 को विस्थापित करता है लेकिन कॉपर नहीं। क्यों? आपको ये कारण देना है कि अगर हम जिंक और कॉपर हैं, जैसे पहले हमने सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक की धातु की कोई छड़ है जिंक धातु की और उसे हमने डुबोया हुआ है, तो यहाँ पर जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, लेकिन जो कॉपर है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित क्यों नहीं कर रहा है, इसका आपसे कारण पूछ रहे हैं। तो हमने आपको जो विद्युत रासायनिक श्रेणी दी थी उसमें हमने आपको एक लक्षण दिया था कि जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वे अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। अब विस्थापित कर क्यों देती हैं उसका भी कारण है कि हम कह सकते हैं कि जो जिंक धातु है, जिंक धातु के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन से कम होता है, ठीक है ना। जो जिंक धातु है, जिंक धातु के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन से कम होता है, जबकि जो कॉपर है, कॉपर के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन से अधिक होता है, ठीक है ना। तो यही कारण हो सकता है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है। अब जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है तो इसीलिए यह H2SO4 में से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी, लेकिन जो कॉपर है उसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, तो इसलिए जो कॉपर है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार से हो जाएगी कि अगर हम जिंक की अवक्रिया है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करा रहे हैं तो आगे बन जाएगा जिंक सल्फेट और यहाँ से हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी, सही ना। अब आगे बात करते हैं कि जो कॉपर है, अगर कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर भी आपका लवण बन जाएगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। साथ में यहाँ पर क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये भी बनेगी और साथ में बनेगा जल। अब इस रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पर हम कर देंगे 2H2SO4 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2H2O। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब जिंक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अवक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, लेकिन जब कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अवक्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर ये हमने रिएक्शन तो देख ली, लेकिन हमें कारण सहित देना है। तो अगर हम कारण को देखने जाएंगे
तो हम अगर इसका आंसर देंगे तो हम आंसर किस प्रकार दे सकते हैं इसका, तो आंसर में हमें इस प्रकार से लिखना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो जिंक है, जिंक के मानक अपचयन विभव का मान -0.76 वोल्ट होता है, ठीक है ना। जिंक के मानक अपचयन विभव का मान -0.76 वोल्ट और हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव का मान 0.00 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जिंक है, जिंक के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन से कम है। तो हम बात कर रहे थे कि हमें आंसर किस प्रकार से देना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जिंक के मानक अपचयन विभव का मान -0.76 वोल्ट और हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव का मान 0.00 वोल्ट होता है, जिसके कारण जो जिंक है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है और इसीलिए यह सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, ठीक है। अब कॉपर विस्थापित नहीं कर रहा है तो फिर हम नीचे लिखेंगे, ये रिएक्शन आप इतनी दे देंगे। इतना लिखने के बाद में, ये रिएक्शन देने के बाद में फिर हम नीचे से लिखेंगे कि कॉपर के मानक अपचयन विभव का मान, कॉपर का जो मानक अपचयन विभव होता है वो +0.34 वोल्ट है ना, और हाइड्रोजन का आपको मालूम है 0.00 वोल्ट। तो हम फिर नीचे लिखेंगे कि कॉपर के मानक अपचयन विभव का मान 0.34 वोल्ट है और हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव का मान 0.00 वोल्ट है। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का जो स्थान है वो हाइड्रोजन से नीचे है, इसीलिए कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी से हमसे पूछा जाता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि कौन सी धातु के मानक अपचयन विभव का मान कम है और किसके मानक अपचयन विभव का मान अधिक है। जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम होगा वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगी और जिसके मानक अपचयन विभव का मान अधिक होगा वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होगी, जैसा कि हमने कल आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में बताया था, ठीक है। आगे देखते हैं, एक नया प्रश्न है। नया प्रश्न क्या है? नया प्रश्न है हमारे पास कि क्या निकिल के पात्र में HCl का भंडारण का मीन्स है उसे संग्रहित यानी कि उसमें रखना, ठीक है ना। HCl का भंडारण किया जा सकता है कारण सहित स्पष्ट करो। कारण सहित स्पष्ट करो यानी कि हमें स्पष्ट करना है कि जो निकिल का कोई भी पात्र है, निकिल के पात्र में जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी कि HCl, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उसमें भंडारण किया जा सकता है। वो आपसे पूछ रहा है कि क्या निकिल के पात्र में HCl का भंडारण किया जा सकता है, कारण सहित आपको स्पष्ट करना है। अगर किया जा सकता है तो क्यों किया जा सकता है, अगर नहीं किया जा सकता है तो क्यों नहीं किया जा सकता है, इसका आपको कारण देना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो ये अम्ल हो गया, ये हमारे पास धातु हो गई, ठीक है ना। चलना हमें किससे है? विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि निकिल का जो मानक अपचयन विभव है हम उसे देखते हैं और इसके बाद में हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव को देखेंगे, क्योंकि अम्ल है, अब निकिल है, तो अगर हाइड्रोजन गैस को यहाँ से विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा, देखना हमें यही है। तो निकिल के मानक अपचयन विभव की बात करते हैं तो निकिल का जो मानक अपचयन विभव होता है वो होता है -0.25 वोल्ट और हाइड्रोजन का हमने अभी आपको बताया था 0.00
वोल्ट। अब जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होगा, और जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। अब देखो यहाँ पर कि अगर हम देखते हैं तो निकिल के मानक अपचयन विभव का मान कम हो गया तो हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव का मान अधिक हो गया। तो अगर हम निकिल के पात्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भंडारण करेंगे तो निकिल क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अब क्रिया करने लगेगा और लवण बन जाएगा वहाँ पर, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। जब हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, लवण बन जाएगा, तो इसी कारणवश हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निकिल के पात्र में भंडारण नहीं कर सकते हैं, बल्कि यहाँ तक कि संभव है कि जितनी भी धातुएं हैं उन धातुओं के भी पात्र में हम इसका भंडारण नहीं करेंगे। संभवतः कुछ धातुएं हैं जिनके पात्रों में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम अगर इसका आंसर देने जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि निकिल के मानक अपचयन विभव का मान -0.25 वोल्ट और हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव का मान 0.00 वोल्ट है। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी में निकिल हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है और यह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। इसीलिए HCl का भंडारण निकिल के पात्र में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी भी पढ़ा दी है और आपको विद्युत वाहक बल पढ़ा ही चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अदर टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो कल हम इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल हैं उन न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे आपसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।